हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं साइंस का एक और चैप्टर। यदि आप एमपीटेट वर्ग 2 साइंस से एग्जाम दे रहे हैं या फिर एमपीटेट वर्ग 2 मैथ्स से अपना एग्जाम दे रहे हैं तो दोनों ही एग्जाम के लिए ये टॉपिक आपका बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक जहाँ पर साइंस पूछा जाता है या फिर जनरल साइंस पूछा जाता है, ये कॉमन टॉपिक है। मतलब इन जनरल भी बात करें तो बेसिक इस टॉपिक के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, जो कि ताप एंड ऊष्मा, ठीक है, टेम्परेचर एंड हीट के बारे में आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्टली जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा ताकि कोई भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट हो या फिर कोई भी क्लासेस का इन्फॉर्मेशन हो वो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाए, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम, क्लास की ऐप का लिंक, वेबसाइट का लिंक, ये सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिए गए, वहाँ से जाकर आप सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर जितने भी स्टूडेंट जो अभी तक कंफ्यूज हो रहे हैं कि साइंस का टेस्ट सीरीज उनको बाय करना है या फिर एनसीईआरटी समरी उनको चाहिए 6 to 11th की, या फिर वो पेडागोजी पढ़ना चाहते हैं साइंस की, तो एक कंप्लीट पैकेज यहाँ पर रेडी किया गया है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको एक साथ चाहिए तो सब कुछ अवेलेबल है। साथ ही आप मैथ्स से एग्जाम दे रहे हैं तो मैथ्स का पेडागोजी अवेलेबल है, जो कि आपको सिर्फ 20 नंबर का पूछा जाएगा। साथ ही अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हैं 150 नंबर वाली, वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा ओनली 30 नंबर का अगर पार्ट 1 आपको प्रिपेयर करना है तो जस्ट ₹49 में आपको पार्ट 1 की पूरी तैयारी करवा रहे हैं, वो कोर्स भी आपका अवेलेबल है। और सीडीपी की कंप्लीट बैचेस आपकी अवेलेबल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, ताप व ऊष्मा को। सबसे पहले आप टेम्परेचर के बारे में देखिए। टेम्परेचर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम लोग हीट के बारे में डिस्कस करेंगे। हीट के बारे में डिस्कस करने के बाद इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। अभी जो एमपीटेट वर्ग 2 का जो एग्जाम हुआ है 2018 वाला, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से पूरा सेशन आपका चलने वाला है, ठीक है। सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में देखिए। किसी वस्तु का ताप वह भौतिक राशि है जिससे यह पता चलता है कि वह वस्तु कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी है। मतलब मुझे ये चेक करना है कि कोई भी वस्तु कितनी गर्म है या फिर वो कितनी ठंडी है, तो मैं मतलब क्या कर रही हूँ, उसका टेम्परेचर चेक कर रही हूँ, ठीक है। ताप का ज्ञान हमें वस्तु को छूने से होता है। अगर वस्तु को छूने पर गर्म लगेगी मतलब टेम्परेचर हाई है, और ठंडी लगेगी मतलब कि टेम्परेचर काफ़ी कम है। जैसे कि हम लोग ठंड और गर्मी के मौसम में टेम्परेचर बता देते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स गर्मी हो रही है। टेम्परेचर बहुत कम है, माइनस में है, मतलब बर्फबारी हो रही होगी, बहुत ठंडा होगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ हो गई। जैसे कि तप्त लाल गर्म वस्तु पर टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, जबकि बर्फ का तापमान टेम्परेचर बहुत कम होता है। तापमान का जो मात्रक है, टेम्परेचर का जो मात्रक है, प्रति सेकंड या फिर सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है। और इसको मेजर कैसे, या फिर इसको मैं MLT यूनिट में लिखूं तो T इनवर्स आप इसको बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी विमा नहीं है, केवल सेकंड है ना। तो सेकंड मतलब T का इनवर्स, ठीक है। चलिए अभी और क्वेश्चन भी करेंगे, उसमें हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे निकालते हैं इनको। अब आप ये देख लीजिए, ताप के जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं, अगर उनको पेपर बहुत बेसिक बनाना हुआ तो वो कन्वर्जन पूछ लेते हैं। जस्ट लाइक सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करिए, काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको तो बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें पढ़नी है, तो हम तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तापमान के मापक की बात करें तो 3 पैमाने होते हैं, 3 पैरामीटर्स होते हैं। सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड पैमाना होता है, फ़ारेनहाइट पैमाना होता है और केल्विन पैमाना होता है, ठीक है। 3 पैमाने, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। अब 1 बाय 1 करके तीनों पैमाने के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहला पैमाना है आपका सेल्सियस पैमाना, ठीक है। इस पैमाने पर निम्नतम बिंदु 0 डिग्री होता है और उच्चतम बिंदु 100 डिग्री होता है। मतलब ये जो पैमाना है, ये जो पैरामीटर है आपका 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक चलता है, 100 तक चलता है। इसमें 100 डिग्रियां बटी हुई रहती है। प्रत्येक डिग्री कितने की होगी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की होगी। 100 हिस्से इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। देख लो, अगर आपको देखना है स्केल के अंदर कैसा दिखता है, तो ये फर्स्ट वाला आपका सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाना ही है, देख लीजिए, है ना। ये प्रत्येक 1 डिग्री वाली, क्योंकि 0 से 10 के बीच में इन्होंने 10, जस्ट लाइक स्केल पर नहीं होता है उसी प्रकार से इंडिकेटर है इसके ऊपर, है ना। तो ये 0 से लेके 100 तक होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड की एक यूनिट यहाँ पर मानी गई है। टोटल 100 यूनिट्स इसके अंदर होती है, 100 डिग्री इसके अंदर होती है, हम लोग ऐसा बोलेंगे इसको, है ना। क्लियर है यहाँ तक।
चलो, इस प्रकार के पैमाने को सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता है, अभी पढ़ा। इसमें हिमांक को 0 डिग्री मतलब जो सबसे कम टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री होगा, और भाप बिंदु मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड को मानकर उनके अंतर को 100 बराबर भागों में यहाँ पर डिवाइड किया है। तो अगर आपको सेल्सियस पैमाने से स्केल को या फिर किसी भी चीज़ का या किसी का भी टेम्परेचर मेजर करना है तो आप सेल्सियस पैमाने के थ्रू मेजर कर सकते हैं। सेकेंड इज फ़ारेनहाइट पैमाना, ठीक है, जो डॉक्टरी वाला होता है वो भी फ़ारेनहाइट में ही बताते हैं, है ना। तो इस पैमाने पर निम्नतम बिंदु 32 डिग्री और उच्चतम 212 होता है। इसमें 180 डिग्रियों को बराबर भागों में बांटा गया है। मतलब अगर आप देखें 32 से लेकर 212 के बीच में टोटल कितनी डिग्री होगी, 180 डिग्री होगी। चलो एक बार आप चाहें तो इधर देख लो, आ जाओ डायग्राम के पास। पहले ये रहा सेकेंड नंबर का, दिखा आपको 32 से लेकर 212 तक, मतलब टोटल इसमें अगर आप काउंट करो 212 में से 32 को घटा दो 180 हो गया, तो टोटल कितनी डिग्री होती है इसके अंदर, टोटल 1 डिग्री होती है। और ईच डिग्री कितने की होगी, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की होगी। ठीक है, समझ में आया कैसे किया, है ना। तो प्रत्येक डिग्री को 1 फ़ारेनहाइट कहा जाता है। इस प्रकार के पैमाने को फ़ारेनहाइट पैमाना कहा जाता है। इस पे हिमांक मतलब मिनिमम जो टेम्परेचर होगा वो 32 होगा, और भाप बिंदु जो बॉइलिंग वाला टेम्परेचर जो होता है वो 212, मैक्सिमम कितना होता है 212 होता है ना। फ़ारेनहाइट लेकर 180 बराबर भागों में इसको डिवाइड किया गया है। फिर इसी का एक और सब टाइप अगर हमने पहले एक बार पढ़ा था, जिसमें हमने क्लिनिकल उसके बारे में पढ़ा था, क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था, एक लैब थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था, राइट। तो इसके बारे में एक बार पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी जो हीट और टेम्परेचर से कनेक्टेड चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तीसरा पैमाना देखिए केल्विन पैमाना होता है, SI यूनिट वाला, ठीक है। तो इस पैमाने पर निम्नतम बिंदु 273 होता है और मैक्सिमम 373 होता है, ठीक है। इसमें टोटल कितनी होगी, 273 से लेकर 373 माइनस करो, टोटल 100 डिग्री आ जाएगी। प्रत्येक डिग्री कितने की हो जाएगी, 1 केल्विन की हो जाएगी, इसीलिए इसको केल्विन पैमाना बोला जाता है। चलो आ जाओ डायग्राम के पास। थर्ड नंबर का डायग्राम देखो, केल्विन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 273 से 373 तक चलेगा। ये आपको पैरामीटर्स ध्यान होना चाहिए, है ना, कि सेल्सियस या सेंटीग्रेड होता है 0 से 100 तक चलता है, फ़ारेनहाइट 32 से 212 तक चलता है, केल्विन 273 से 373 तक चलता है, ठीक है। प्रत्येक डिग्री कितने की हो गई, 1 केल्विन की होगी, अर्थात इसमें हिमांक जो होगा मिनिमम जो 273 हो जाएगा और भाप बिंदु कितना हो जाएगा, 373 हो जाएगा। टोटल 100 बराबर भागों में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अभी ऊष्मा को पढ़ो, उसके बाद हम लोग सारे कन्वर्जन सीख लेंगे, ठीक है। ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। जैसे पानी की टंकी में होता है ना कि पानी जो है जिसमें ज़्यादा टंकी में ज़्यादा पानी भरा हुआ है उससे कम टंकी में बहता है जिसमें कम पानी भरा हुआ है, ऐसी सेम एज इट इज़ ऊष्मा का होता है कि ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जिसके कारण हमें गर्मी तथा ठंड का एहसास होता है, ठीक है। आसान शब्दों में कहे तो ऊष्मा वह ऊर्जा है जो वस्तुओं की अवस्था में परिवर्तन कर सकती है, जैसे पानी को गर्म करके भाप बनकर उड़ जाना भी क्या है, एक प्रकार की ऊष्मा ही है। तो ये तो बेसिक हो गई आपकी ऊष्मा की डेफिनेशन। ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। ऊष्मा का CGS मात्रक कैलोरी होता है और ऊष्मा का MKS मात्रक जो होता है किलो कैलोरी होता है। एक कैलोरी में 4.8 जूल होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, इससे न्यूमेरिकल बना हुआ है, क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। एक कैलोरी में 4.8 जूल होते हैं और 1 किलो कैलोरी के अंदर 4.18 इंटू 10⁻³ जूल होते हैं। किलो लगाए मतलब कि 1000 लगाया है ना, तो 4.18 इंटू 1000 ऐसे आप बोल सकते हो, 4.18 इंटू 10⁻³ जूल होते हैं। ऐसे आज के ही सेशन में आप 2 क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो ध्यान रखना इस वाली चीज़ को। अगर मैं इसकी विमा निकालने जाऊं तो इसका विमी सूत्र क्या बन जाएगा, इसका विमी सूत्र ध्यान रखेंगे आप ml2 ml² T -2, ठीक है। ध्यान रहेगा ml² T -2। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, ऊष्मा और ताप के बीच में क्या अंतर होता है। ऊष्मा देखो उच्च गर्म वस्तु से निम्न गर्म वस्तु की तरफ चलती है, जो अभी जस्ट आपने पढ़ा है ना। ताप वस्तु को गर्म करने पर बढ़ता है एवं ठंडा करने पर घटता है। ऊष्मा का मापन जूल में किया जाता है, ताप का मापन केल्विन में किया जाता है। ये SI यूनिट से दोनों, ठीक है। ऐसे तो आप इसको फ़ारेनहाइट में मेजर कर सकते हो, और हमने देखा सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस में मेजर कर सकते हो। ऊष्मा को भी आप कैलोरी किलो कैलोरी में मेजर कर सकते हो, जैसे कि MKS और CGS पद्धति में देखा। लेकिन हम लोग SI की बात करें तो ऊष्मा का जूल होगा, तापमान का केल्विन होगा। ये चीज़ें आपको पता है कहाँ हेल्प करेगी, क्वेश्चन में हेल्प करेगी, क्योंकि आपका जब आंसर निकालना रहेंगे वो बोलेगा किसी भी पदार्थ का जो ताप है
इतना फलाना केल्विन है, तो फिर उसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो आपको सेल्सियस बोलेगा तो फिर आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे, वो वाली चीज़ें होगी फिर उस समय, ठीक है। तो जो टोटल आपको कन्वर्ट करना होता है वो चीज़ें आपको केल्विन या फिर जूल में कन्वर्ट करनी होते हैं। ऊष्मा किसी वस्तु में विद्यमान ऊर्जा को कहा जाता है, ठीक है। ताप किसी वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का मापन है। ऊष्मा को क्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ताप को टी या फिर स्मॉल टी जो है इसके द्वारा हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चलो अब कन्वर्जन देख लो। सबसे पहले आप देखो सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या रिलेशन होता है। सेल्सियस पैमाने को टीसी है ना, सी फॉर सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट पैमाने को फ़ारेनहाइट टीएफ, एफ फॉर फ़ारेनहाइट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी ताप पर सेल्सियस पैमाना टीसी है और फ़ारेनहाइट पैमाना टीएफ है तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन होगा TC/100 इज इक्वल टू TF माइनस 32 डिवाइड बाई 180। कन्वर्जन है ये TC को TF में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको सिर्फ ये याद रखना है और ये भी याद नहीं रखना है, तो एक और शॉर्ट फार्मूला होगा वो आपको याद करवा देंगे, बट फिर भी आपको ये इक्वेशन ध्यान रहनी चाहिए, है ना, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है कि अगर वो डायरेक्टली बोल दे कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करो या फिर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे। TF इज इक्वल टू 32 डिग्री प्लस 9/5 सेल्सियस कन्वर्ट कर देंगे हम लोग सेल्सियस के अंदर। जैसे कि कोई वैल्यू आपको दे रखी है 20, एक एग्जांपल इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपको क्या करना है, पहले फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है ना, फिर केल्विन में दूसरे जो अदर पैरामीटर है उसके अंदर हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस को आप क्या करिए, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके देखिए। 32 डिग्री ऐसा कैसा ही लिख लेंगे, प्लस 9/5 20, ठीक है। सॉल्व कर लें इसको, 5 चौक 20, 32 प्लस 36, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब हमने निकाल लिया कि 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। गॉट इट। आगे और भी करेंगे इसलिए आप ये चीज़ ध्यान रखना, 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 68 डिग्री फ़ारेनहाइट मैंने किससे निकाला, इस इक्वेशन से निकाला, ठीक है। तो इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, मतलब थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए, है ना। कभी उसने डायरेक्टली पूछ लिया कि फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में कन्वर्ट करिए, ठीक है, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे। चलिए आगे देखिए कि केल्विन तथा सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है। तो सेल्सियस को TC से और केल्विन को हम लोग K प्रदर्शित करते हैं, केल्विन का K ही रहेगा, ठीक है। तो K इज इक्वल टू TC प्लस 273। अभी आपने TC क्या माना था कि हम लोग 20 की वैल्यू निकाल रहे हैं। 20 डिग्री सेल्सियस को आपको क्या करना है, केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि 20 प्लस कुछ नहीं करना है, इसमें डायरेक्टली आप 273 कर देंगे, ठीक है। मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 293, 73 और 20 कितने होते हैं, 93 होते हैं। तो केल्विन कितना हो जाएगा, है ना, 293 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। मतलब आप अभी देखिए कि मैंने यहाँ पर क्या किया था, एक इक्वेशन आप बना लो अपने हिसाब से। 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 68 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 293 केल्विन, है ना। इसको ध्यान रखना क्योंकि आगे क्वेश्चन करवाएंगे उसमें ये चीज़ें आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा। ये इक्वेशन क्या हो गई, K इज इक्वल टू TC प्लस 273 और उसमें हमने 32 प्लस किया था, राइट। ध्यान आ रहा है आपको, 32 प्लस 9/5 इंटू जो भी चीज़ आपकी TC में रहेगी, ओके। चलिए अब एक चीज़ आप देख सकते हैं, तीनों के बीच में रिलेशन देख लो आप। तीनों के बीच में रिलेशन की ये इक्वेशन है C/5 F माइनस 32/9 K माइनस 273/5। अभी मैंने क्या बोला था कि सिर्फ एक वैल्यू रखो, आपको पता है TC कितना है, एक ही वैल्यू से हम लोग सारी चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं। 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर C की वैल्यू मैं रख दूँ, C मतलब कि सेल्सियस, सेल्सियस 20/5 हम लोग वो इक्वल प्रूफ कर रहे हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना LHS इक्वल टू RHS, वो प्रूफ करके देख रहे हैं कि अभी जो इक्वेशन हमने मानी और उससे जो वैल्यू निकाली थी, अभी वापस से लिख देते हैं एक बार। 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, और इधर आपका इक्वल हो जाएगा, ये कितना अभी आंसर आया था आपका, और 273 प्लस किया था 20 के अंदर, 293 केल्विन,
ठीक है, 293 केल्विन। अब इसको अगर ये LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, मतलब तीनों की वैल्यू सेम आ जाती है, मतलब कि हमने जो वैल्यू 20 मानी थी और उससे ये आंसर निकाले वो सारे सही हैं। F में से 32 माइनस कर लो, फ़ारेनहाइट में से 32 आप माइनस कर लें, है ना। तो अभी हमने माना था फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 68 आई थी। तो 68 में से मैंने क्या करा, 32 माइनस कर दिया और डिवाइड बाय 9, ये वैल्यूज़ है ना। और केल्विन में मेरी वैल्यू कितनी आई थी, 293 आई थी। तो मैंने 293 में से 273 को माइनस कर दिया और डिवाइड बाय 5 कर दिया। अच्छा, आपको दिख रहा ऊपर ऊपर से तो सारी चीज़ें इक्वल आ रही है। 68 में से 32 गए, उसको 9 से डिवाइड करूंगी तो 4 आंसर आ जाएगा, है ना, 36 से डिवाइड हो जाएगा। और इधर मैं 20/5 करूंगी तो 4 आ जाएगा, मतलब चीज़ें सही दिख रही है। फिर भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 20/5 कितना होता है, 4 होता है। 68 में से 32 गए तो मतलब कितने बचेंगे, 36 बचेंगे। 36 डिवाइड बाय 9 और इधर कितना बचेगा, 20। 20 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो ये 4 इधर ये वाला हो गया, 9 चौक 36 हो गया, ठीक है, और 5 चौक 20 हो गया। मतलब तीनों चीज़ें इक्वल है, मतलब हमारी वो दो इक्वेशन और जो हमने 20 डिग्री अज्यूम करा था ये, और ये तीनों चीज़ें सब कुछ हमने सही से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो आप कुछ मत करो, आप बस ये वाली चीज़ याद रख लो, C/5 इज इक्वल टू F-32/9 K-273/5। इससे कोई भी कन्वर्जन पूछे, C का केल्विन में पूछे, F का केल्विन में पूछे, केल्विन का F में पूछे, F का C में पूछे, सारे कन्वर्जन इसी इक्वेशन से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन मैं इसके नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की संख्या या वजन या भार में क्या परिवर्तन आएगा, कि चाल बढ़ जाएगी। अगर मैंने वस्तु को गर्म किया, कोई भी एक वस्तु मेरे पास है, कोई भी एक पदार्थ मेरे पास है, अगर मैंने उसको गर्म किया तो उसकी चाल बढ़ जाएगी, इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, इसका भार बढ़ जाएगा या फिर इसका भार घट जाएगा। तो अभी आप बताओ, जब भी किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो हम लोग देखते हैं कि उसके अणु जो है अंदर गति करने लग जाते हैं। दैट मीन्स कि उसके अणुओं की चाल यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा कम होने की या भार घटने बढ़ने की बात नहीं है, उसके अणुओं की संख्या में क्या परिवर्तन होगा, तो उसके अणुओं की जो चाल है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बार से क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, वस्तु का, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस वस्तु का ताप, किसी वस्तु का जो ताप है किस चीज का सूचक होता है, मतलब किसी भी वस्तु का टेम्परेचर जो है किस चीज का सूचक होगा, किस चीज का इंडिकेटर होगा, वो किस चीज को इंडिकेट करता होगा, उसके अणुओं की ऊर्जा को, है ना। मतलब टेम्परेचर से उसके अणुओं में कितनी ऊर्जा है उसका पता चलेगा, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। तो किसी भी वस्तु का जो टेम्परेचर है वो किस चीज का सूचक होगा, ये आपको बताना है। बताओ क्या आंसर होगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि इस चीज का टेम्परेचर कितना है ना, तो बेसिकली आप उसके किस चीज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, औसत गतिज ऊर्जा कितनी है उसके बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा में क्या परिवर्तन आता है ना। मतलब टच करने पर या इस तरीके से संपर्क में आने पर, तो वस्तु के टेम्परेचर का ऊष्मा से क्या कनेक्शन है ये आपको बताना है। उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप की वस्तु में प्रवाहित होगी, ऊष्मा जो है अधिक से कम में प्रवाहित होगी। अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी या पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। तो बेसिकली ऊष्मा का क्या लॉजिक है, हायर टू लोअर का लॉजिक है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ऊष्मा जो है अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की जो वस्तु है उसके अंदर ये क्या हो जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है। तो अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु से जो अधिक वस्तु वाली होगी उसके अंदर ये जाकर मतलब प्रवाहित होगी, ठीक है, फ्लो होगी। तो बी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या होता है, कि उस वस्तु की क्या हो रही है। अगर टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है दैट मीन्स गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, स्थितिज ऊष्मा बढ़ गई है, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है या फिर ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। टेम्परेचर में वृद्धि होना दैट मीन्स कि क्या होना, उसकी ऊष्मीय ऊर्जा का बढ़ना। तो डी आंसर यहाँ पर आपका
करेक्ट हो जाएगा कि ताप में वृद्धि दैट मीन्स उसकी ऊष्मीय ऊर्जा का बढ़ जाना। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं पर क्या प्रसर पड़ता है? जब किसी वस्तु को ठंडा करेंगे तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, घट जाती है, द्रव्यमान बढ़ जाता है या फिर भार घट जाता है। देखो अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था कि किसी भी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, तो जब आप उसको ठंडा करेंगे या टेम्परेचर कम करेंगे तो डेफिनेटली उसके अणुओं की जो चाल है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उसके चाल जो है, अणुओं की जो चाल है वो कम हो जाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया, मतलब ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको हम लोग कार्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जॉन डई का है, रमफोर्ड का है, सेल्सियस का या फ़ारेनहाइट का, तो ये रमफोर्ड के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? रमफोर्ड ने, जूल ने, डेवी ने या फिर सेल्सियस ने? तो ये कार्य डेवी के द्वारा किया गया, तो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये साइकोलॉजिस्ट डेवी नहीं है ना। तो किस वैज्ञानिक ने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में पिघलाकर जो है आपस में घिसकर पिघला दिया था? डेवी ने ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। जब कभी कार्य जो है ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है। बेसिकली आपको कार्य और ऊष्मा के बीच में एक रिलेशन बताना है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहा जाता है। इस तुल्यांक की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? ऊष्मा की अगर हम लोग उसको कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4.186 जूल पर किलो कैलोरी, 4.186 जूल पर कैलोरी। ठीक है, अच्छा ये 4186 है। ठीक है, 4186, ये 4.186 जूल पर कैलोरी, 4.186 इंटू 10⁻7, या फिर ये सारी ही चीज़ें जो है यहाँ पर आपकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये 10⁻3 है। ओके, चलिए आंसर करिएगा। यहाँ पर आंसर आपका क्या करेक्ट होगा? देखो यहाँ पर आपको ये चीज़ें लग रही होगी कि तीनों चीज़ें बिल्कुल सेम है। अगर मैं बोलूँ डायरेक्टली किलो कैलोरी में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पर 4186 हो जाएगा, और अगर सिर्फ मैं कैलोरी लिखूँ किलो ना लिखूँ मतलब वो 1000 वाला डिफरेंस, तो यहाँ पर मैंने दशमलव लगा दिया 4.186 है ना, और मैं कुछ भी ना लिखूँ तो 4.186 इंटू 10⁻3 लिख सकती हूँ। तो ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कन्वर्ट अगर आपको करना है तो 4.186 इंटू 10⁻3 होगा। क्लियर है यहाँ पर? चलिए आगे बात करते हैं। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मेजर किया जाता है? अगर मुझे बहुत दूर की वस्तुओं का टेम्परेचर चेक करना है तो मैं किस तापमापी का यहाँ पर प्रयोग कर सकती हूँ? ताप युग्म तापमापी का, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैं पूर्ण विकिरण उत्तापमापी जिसका सन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो मैं इसको इसके द्वारा यहाँ पर मेजर कर सकती हूँ। तो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका तापमान बढ़ जाता है। ऐसी क्रिया में क्या होगा? ऐसे कई सारे क्वेश्चन है ना जो अपने इससे कनेक्टेड है। जैसे कि हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना, बांध में से पानी, हम लोग पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो कन्वर्जन होता है एनर्जी का। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जब कुछ पानी का लगातार आप मंथन कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है, ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा के अंदर हो जाता है, यांत्रिक ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, या फिर ऊष्मीय ऊर्जा का परिवर्तन यांत्रिक ऊर्जा में। देखो पानी का मंथन हो रहा है मतलब कोई यांत्रिक, कोई मैकेनिकल एनर्जी लग रही होगी, और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया मतलब ऊष्मीय ऊर्जा की बात हो रही होगी। ठीक है, ये चीज़ें तो समझ में आ रही है। टेम्परेचर की बात हो रही है मतलब ऊष्मीय ऊर्जा की बात हो रही है, तो यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी जो है, हीट एनर्जी में यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो गई। दैट मीन्स जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? वाष्प इंजन आपने देखा है, ठीक है, उसमें जो जल उबलता है उसका टेम्परेचर क्यों उच्च हो जाता है? क्योंकि जल में कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं, या फिर बॉयलर के अंदर का जो दाब होता है वो काफ़ी कम होता है, या फिर उसका दाब जो है काफ़ी उच्च होता है, या फिर अग्नि जो है अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आग हमने लगा रखी है जिसकी वजह से जो है पानी बहुत जल्दी उबल रहा है ना। तो क्या एक रीज़न होगा कि वाष्प इंजन में जो है तापमान बहुत जो होता है उच्च होता है? इसके पीछे का क्या रीज़न यहाँ पर हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर का जो प्रेशर होता है, ये दाब जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो जल है वो बहुत ही ज़्यादा, उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी हाई हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, शीतकाल में हैंडपंप से गर्म पानी क्यों आता है? ये क्या एक रीज़न है कि ठंड के समय में हैंडपंप का पानी गर्म होता है? क्योंकि शीतकालीन में हमारा शरीर ठंडा होता है, इसलिए हमको जल जो है गर्म लगता है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है, जिससे जल गर्म हो जाता है। भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से उष्मा का अवशोषण कर लेता है। देखो क्या एक रीज़न हो सकता है इस चीज़ का, क्योंकि ये चीज़ हम लोगों ने भी नोटिस करी है ना, जैसे कि आप कुएं वगैरह का भी दिखेंगे तो पानी गर्म आता है। तो क्या एक रीज़न है कि पृथ्वी के भीतर का तापमान जो है वायुमंडल के तापमान से हम लोग बोल सकते हैं अधिक होता है। तापमान अधिक होगा मतलब गर्म होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। एसआई सिस्टम में टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? एसआई सिस्टम में टेम्परेचर की यूनिट आपकी केल्विन होती है, और उधर आप उष्मा की बात कर रहे हैं, उधर हीट वाली बात कर रहे हैं तो जूल होता है। ठीक है, तो ए आंसर करेक्ट हो गया। उष्मा का मात्रक कौन सा नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल या फिर डिग्री सेल्सियस? तो डिग्री सेल्सियस तो अपना टेम्परेचर का, ये कैसे हो सकता है? तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट, डिफरेंस में आपने समझाई। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सेल्सियस और सेंटीग्रेड एक ही बात है, और फ़ारेनहाइट। बेसिकली ये तीनों पैरामीटर्स हैं जिसमें भी आप टेम्परेचर को मापना चाहें, लेकिन ऐसा यूनिट यहाँ पर क्या होती है? केल्विन होती है। ठीक है, 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना होता है? 4.2 जूल होता है। 4.2 इंटू 10 टू दी पावर 2, 4.2 इंटू 10 टू दी पावर 3 जूल होता है। 4.2 इंटू 10 टू दी पावर 4 जूल होता है। अभी जस्ट आपने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने आंसर देखा था 4.2 इंटू 10 टू दी पावर 3। ठीक है, 2 के पीछे 186 था, बट इतना सफिशियंट है। 4.2 इंटू 10 टू दी पावर 3 यहाँ पर रहेगा। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। जलप्रपात के जब वाटरफॉल हो रहा होता है या जो झरना होता है, उसके अधस्थल पर मतलब आधे लेवल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है? मतलब आपने अगर ये लॉजिक नोटिस किया हो, है ना, तो आपको देखा होगा कि झरना काफ़ी हाइट से गिर रहा है। तो इतना मतलब इतने नीचे तक ये जा रहा है। यहाँ पर आप समुद्र या झील या पानी कुछ भी मान लो, नदी मान लो, है ना, ऊपर से झरना बह रहा है। तो आप यहाँ पर सेंटर में या थोड़ा आधे लेवल तक आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पानी का टेम्परेचर होगा वो ऊपर की अपेक्षा ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। इसके पीछे का कोई कारण बता सकता है क्या? क्या कारण होगा? क्योंकि अधस्थल पर मतलब बीच पर जो है जल की स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। अधस्थल पर पृष्ठ उष्मा जो है, सरफेस अगर हम लोग बात करें तो पृष्ठ उष्मा उपलब्ध करवाता है। गिरे हुए जल की गतिज ऊर्जा जो है अब धीरे धीरे यहाँ पर आते आते क्या हो गई? उष्मी ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, है ना। गिरता हुआ जल परिवेश से उष्मा का अवशोषण कर लेता है, मतलब अपरिवेश दैट मीन्स आसपास का एनवायरनमेंट जैसा भी है, ठंडा है, गर्म है, तो उसने क्या करा? वहाँ से उष्मा का अवशोषण कर लिया। मतलब आपको क्या लगता है क्या एक वैलिड रीज़न यहाँ पर हो सकता है? देखो आपको ये ध्यान होगा, हमने ये चीज़ पढ़ी है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे बिजली भी बनाते हैं तो उसको वो जो जिस तरीके से बिजली की प्रोसेस होती है तो उसको ऊपर से पानी को गिराया जाता है ताकि यहाँ पर क्या मिले? पानी को गतिज ऊर्जा मिले, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, है ना। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है कि गिर रहे जल मतलब जो वाटरफॉल हो रहा है उसकी गतिज ऊर्जा यहाँ पर क्या हो रही है? उष्मी ऊर्जा में बदलती जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे वो टरबाइन, जनरेटर, जितनी भी चीज़ें चलती है वो इसी लॉजिक पर तो वर्क करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। गर्मियों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने के बाद भी ऊँट जो है गर्मी में राहत का महसूस करता है, मतलब टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है जहाँ पर हमें एसी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी ऊँट सर्वाइव कर लेता है। रीज़न क्या हो सकता है? क्योंकि रेगिस्तानी पौधों की छाया में वो बैठ जाता है ना। कांटेदार तो वृक्ष होते हैं, उसकी छाया कैसे आएगी? अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा देता है। अपने शरीर में पानी का वो संचय करके रखता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखो पानी का संचय करके रखना दैट मीन्स कि उसको जब भी प्यास लगेगी वो उससे अपनी प्यास मिटा सकता है, उसको इतनी ज़्यादा प्यास नहीं लगती है, राइट। आपने देखा होगा कई कई दिनों तक वो बिना पानी के भी रह लेते हैं। तो ये तो कोई एक वैलिड रीज़न नहीं हुआ टेम्परेचर से। ठीक है, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि वो अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर इंक्रीज कर लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो क्या होता है वो गर्मी में भी उसको सही फील होता है, ऐसा बोल सकते हैं कि राहत महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। बर्फ का दाब बढ़ाने पर उसके गलनांक पर क्या असर पड़ता है? जैसे कि बर्फ़ का आपने दाब बढ़ा दिया तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा? उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, परिवर्तित रहेगा, या फिर यहाँ पर शून्य हो जाएगा? तो जैसे जैसे बर्फ़ का आप लोग दाब बढ़ाएंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर घटता जाएगा। अब ये चीज़ कैसे होगी? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि दबाव बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक जो है कम हो जाता है,
क्योंकि दाब बढ़ने पर जैसे जैसे आप दाब बढ़ाएंगे आयतन यहाँ पर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और पानी की मात्रा बर्फ से कम यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, पानी की मात्रा और कम हो जाएगी, है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं उसका गलनांक यहाँ पर घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में बहुत ही ज्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस क्या होती है, क्योंकि गैस की विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है, इसका प्रसार गुणांक बहुत ज़्यादा होता है, ये काफ़ी हल्की होती है और इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान जो है कम होता है। आप देखो कि हम लोग जो है द्रव तापमापी की बजाय ज़्यादा प्रेफर गैस तापमापी को क्यों करते हैं। ठीक है, मतलब उस तापमापी के अंदर जो है द्रव की बजाय गैस भरी जाए तो क्या एक फायदा आपको यहाँ पर मिलेगा, है ना, क्योंकि इसका प्रसार गुणांक जो है वो काफी अधिक होता है। अब आप रीजन भी यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा पॉइंट और एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, तरल पदार्थ जैसे कि द्रव तापमापी हो गया, जैसे पारा हमने रखा हुआ है ना, की तुलना में गैस तापमापी के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। इसका तात्पर्य यह है कि तापमान में समान वृद्धि होने पर तरल पदार्थ की तुलना में गैस में अधिक फैलाव होता है। इसी कारण गैस जो है, गैस थर्मोमीटर जो होते हैं द्रव थर्मोमीटर की तुलना में बहुत ही ज्यादा संवेदी यहाँ पर माने जाते हैं, क्योंकि इनका जो प्रसार गुणांक है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक चीजें आपको? चलिए, तो आज के सेशन में हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। आई होप कि सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा, अब इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ से आप पूरी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कितने ही क्वेश्चन हैं जो अभी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो मोस्टली जो क्वेश्चन आपके पेपर में दिख रहे थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए और पेपर का पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दिया जा चुका है। 7 शिफ्ट हुई थी, 7 शिफ्ट के पेपर हमने ऐप पर प्रोवाइड करवा दिए, तो वहाँ से जाकर आप प्रैक्टिस करिएगा। 60 क्वेश्चन आते थे, 60 में से अब ऐसा होगा कि लगभग 35 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे, जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने आपको कंप्लीट करवाई। अभी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, धीरे धीरे वो भी कंप्लीट होते जाएंगे और आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी साइंस के पेपर लगाएंगे और साइंस वाले स्टूडेंट को तो ऑलरेडी अपने पेपर लगाना ही है। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।